प्यारे साथियों नमस्ते, जय हिंद। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज अपन फाइनली इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को देखने वाले हैं और अब तक भी अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, इस चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो जाकर के प्लीज से देख लीजिए और फिर ही ये क्वेश्चन आंसर्स आप लोग कर पाओगे। और आज आप ही का टेस्ट है, आप ही से करवाने वाले हैं अपन ये क्वेश्चन आंसर्स। तो आ जाइए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखें तो मैंने यहाँ पर पेज नंबर आप लोगों के लिए मेंशन कर दिया है कि जैसे ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये कहां पर हैं, पेज नंबर 81 पर हैं। तो कौन से हैं बुक की पेज नंबर 81 पर क्वेश्चन? पहला है हमारे पास में, डिड डॉबराइनर्स ट्रायड्स आल्सो एग्जिस्ट इन द कॉलम्स ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टेव, कंपेयर एंड फाइंड आउट। क्या पूछ रहे हैं सबसे पहला कि क्या जो डॉबराइनर के ट्रायड्स थे वो न्यूलैंड के ऑक्टेव की जो टेबल थी उसमें हैं? तो आपको याद होगा कि ये अपन ने ढूंढा था, मैंने आपको बताया था वहां पर कि देखो ये रहा एक ट्रायड, तो वो आपको अपने आप से देखो ढूंढना है। सेकंड क्वेश्चन कह रहे हैं व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ डॉबराइनर्स क्लासिफिकेशन। एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा? लॉ पूछेगा, व्हाट आर डॉबराइनर्स ट्रायड्स, गिव एनी टू एग्जांपल्स, एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, प्लीज स्टेट। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। और क्या पूछेगा? लिमिटेशंस। तो यहाँ क्या पूछ रहा है? डॉबराइनर के ट्रायड्स की क्लासिफिकेशंस की जो है लिमिटेशन, दो लिमिटेशन थी, आई होप आपको याद है, अपने आप से लिखनी है, ठीक है। और व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। सिमिलर क्वेश्चन कि न्यूलैंड का जो ऑक्टेव है हमारे पास में, उनका क्या लिमिटेशंस है, क्या क्या कमियां थी उनकी, ये अपन ने बहुत अच्छे से डिस्कस की है। अगर आप पुराने वीडियोस में स्लाइड्स में देखेंगे तो आप इजीली देख करके लिख सकते हैं। तो यहाँ अपन ने लिखा है DIY, इसका मतलब है डू इट योरसेल्फ, अपने आप से करने हैं आपको ये क्वेश्चन। सब में मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, जिन क्वेश्चंस में मुझे आपको कराने की जरूरत है वो मैं आपको कराऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं। फिर है हमारे पास में पेज नंबर 85 पर कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, ध्यान से देखो क्या क्या क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन हमें कह रहा है यूज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल टू प्रिडिक्ट द फॉर्मूला फॉर द ऑक्साइड्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। ये कुछ एक एलिमेंट्स दे रखे हैं, पोटेशियम, कार्बन और हमारे पास में है यहाँ पर एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, बेरियम। तो बोल रहे हैं कि इनके जो है ना आप फॉर्मूलाज बताओ, किसके? ऑक्साइड्स के फॉर्मूला, मतलब ये ऑक्सीजन से कैसा फॉर्मूला बना रहे हैं वो आप बताओ हमारी जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है उसके अकॉर्डिंग। तो ठीक है, देखते हैं अपन। यहां देखो आप, ये रही हमारी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। तो हमें जैसे यहां पर क्या बोला था, पहला बोला है उन्होंने के पोटेशियम, तो हम देखेंगे कि पोटेशियम यहां आ रहा है। तो पोटेशियम वाला जो ग्रुप है वो ऑक्सीजन से कैसा बॉन्ड बना रहा है? R2O। दैट मींस कि पोटेशियम कैसा बॉन्ड बनाएगा? K2O। सिंपल। तो हमने यहां क्या लिख दिया कि K का बॉन्ड है K2O, वेरी सिंपल। फिर हमारे पास में अगला दिया था कार्बन, तो हम देख रहे हैं कार्बन कहां है? यहां पर है। देखो बहुत सिंपल है, हमें क्योंकि बोला ही है कि आपको टेबल यूज करनी है। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि एग्जाम में आपको ऐसा नहीं बोलेगा कि टेबल यूज करके, क्योंकि वो एग्जाम में आपको टेबल छाप के नहीं देंगे इसके लिए। तो यहां देखो ये कार्बन यहां पर है, तो इस ग्रुप में वो सारे एलिमेंट्स हैं जो ऑक्सीजन के साथ कैसा फॉर्मूला बना रहे हैं? RO2, मतलब ये क्या बनाएगा? CO2। तो ये CO2, तो कार्बन का हमने बना दिया CO2। सिमिलरली एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम देखो कहां पर है, ये रहा। तो यहां कैसा फॉर्मूला बन रहा है ऑक्सीजन के साथ में? R2O3, मतलब Al2O3। और हमारे पास में दो और हैं, एक है सिलिकॉन और एक है बेरियम। तो Si अगर अपन देखें तो यहीं पर है कार्बन के नीचे, और ये देखो कैसा बना रहा है फॉर्मूला? RO2। और यहां पर क्या है? Si, जो कि क्या बनाएगा? SiO2। तो यहां पर भी हमने लिख दिया SiO2। और आपको एलिमेंट्स मैंने बोला था एटॉमिक नंबर्स 30 तक याद कर रहे हैं। और ये वाला कौन सा है? देखो यहां पर आप देखोगे ना, 11 पर सोडियम आता है, 12 पर मैग्नीशियम आता है, 13 पर एल्यूमिनियम आता है। तो आपको कैसे याद होना चाहिए? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। तो ये 14 नंबर वाला एलिमेंट है हमारा। आप चाहो तो वैलेंसी निकाल सकते हो, वैलेंसी निकाल करके जो 9th में हमने सीखा है वैसे करके भी फॉर्मूला बना सकते हो, लेकिन आएगा यही। लास्ट है हमारे पास में बेरियम। तो बेरियम आप देखोगे कहां पर है? तो सेकंड हमारे पास में कॉलम में नीचे है, यहां पर। इनमें कंफ्यूज मत होना, ये बेरिलियम होता है, ये बोरोन होता है। तो बेरियम का फॉर्मूला देखो कैसा बनेगा? RO, मतलब कैसा फॉर्मूला बनेगा? BaO, वेरी सिंपल। फिर इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन देखें यहां पर, तो कह रहे हैं बिसाइड्स गैलियम which other elements have since been discovered that were left by Mendeleev
इन हिज पीरियोडिक टेबल। कह रहे हैं गैलियम के अलावा ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जिनके लिए मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल में जगह खाली छोड़ दी थी और वो बाद में मिले, ऐसा कोई एग्जाम्पल दो। तो कह रहे हैं कोई से भी 2 एग्जाम्पल आप दे दो इसके लिए। तो वैसे तो ज्यादा एलिमेंट्स थे लेकिन कोई से भी 2 ही हमें देने को बोला है, तो हम सिंपली लिख सकते हैं जैसे गैलियम था, है ना, और उसके अलावा हमारे पास में स्कैंडियम था और हमारे पास में जर्मेनियम था। तो स्कैंडियम और जर्मेनियम Ne2 का एग्जाम्पल हो गया हमारे पास में। देखो यहाँ पर जर्मेनियम एंड स्कैंडियम लिख दिया अपन ने, आर द एलिमेंट्स विच वर left by Mendeleev in his periodic table and which were discovered afterwards, later. फिर इसके बाद में अगर हम देखें थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन है what were the criteria used by Mendeleev in creating his periodic table? Mendeleev ने periodic table जब बनाई तो क्या बेस क्या रखा? तो जो बाकी साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या रखा था बेस, जो था उनका बेसिस था कि आप एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में जो है अरेंज कर दो, और फिर वो कहते हैं कि ट्रायड्स बना लो या ऑक्टेव बना लेते हैं। लेकिन यहां पर क्या कह रहे हैं हमें कि मेंडलीव का क्राइटेरिया क्या था? तो देखो इसका आंसर बहुत सिंपल है, बहुत ही अच्छा आंसर है कि अमॉन्ग केमिकल प्रॉपर्टीज, हम दोनों प्रॉपर्टीज के लिए बात कर रहे हैं। जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं तो मेंडलीव ने किस पर कंसंट्रेट किया था? ऑक्साइड्स पर और हाइड्राइड्स पर। मतलब कि जो भी एलिमेंट है वो ऑक्सीजन से किस तरह का बॉन्ड बना रहा है और हाइड्रोजन से किस तरह का बॉन्ड बना रहा है, केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर ये था क्राइटेरिया। और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उसके लिए क्राइटेरिया क्या है हमारे पास में? एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। देखो यहां यही लिखा है हमने, अमॉन्ग फिजिकल प्रॉपर्टीज ही ऑब्जर्व्ड द रिलेशनशिप बिटवीन द एटॉमिक मासेस ऑफ वेरियस एलिमेंट्स व्हाइल क्रिएटिंग हिज पीरियोडिक टेबल। और केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए हमने क्या लिखा है? कंसंट्रेटेड ऑन वेरियस कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स विद हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बस यही बातें आपको 2 वहां पर बतानी है अगर आपसे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो। फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन है यहां पर हमारे पास इसी पेज पर, Why do you think the noble gases are placed in a separate group? उनको सेपरेट ग्रुप में क्यों रखा? भाई मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी ना उसमें तो थी नहीं, क्योंकि उस वक्त मिली ही नहीं थी हमें नोबल गैसेस। बाद में क्या किया, उनको हमने सेपरेट ग्रुप में रख दिया। अब ऐसा क्यों किया? तो उसका रीजन क्या है? देखो इसमें तो दिखा नहीं रखा, वो जो हमारे पास में मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में जो हमने बाद में वो रखी थी हमारी कौन सी एलिमेंट्स, नोबल गैसेस, तो बाद में हमने यहाँ पर एक 0 ग्रुप बना दिया था और यहाँ पर उन सबको जमा दिया था। अच्छा ऐसा क्यों किया था? तो उसका रीजन देखो यहाँ बहुत सिंपल अपन ने लिखा है, नोबल गैसेस आर प्लेस्ड इन अ सेपरेट ग्रुप बिकॉज ऑफ देयर इनर्ट नेचर। पहली बात क्या है, उनका नेचर कैसा है? इनर्ट है, सारी की सारी एक जैसी हैं, सारी की सारी किसी से रिएक्शन ही नहीं करती, इनर्ट नेचर। और फिर दूसरा कह रहे हैं एंड लो कंसंट्रेशन। इन सब गैस की खास बात यह है कि ये इस नेचर में बहुत ही कम कंसंट्रेशन में मिलती हैं इस एनवायरनमेंट में। अच्छा आप बोलोगे सर कैसे, साबित करो। अरे आप पढ़ चुके हो ना पहले, अपने एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा गैस कौन सी है? यहाँ पर नीचे अर्थ के आसपास में सबसे ज्यादा 78% हमारे पास नाइट्रोजन है, ठीक है, और वो भी N2 गैस है। फिर उसके बाद में हमारे पास में और कौन सी गैस है? हमारे पास में 21% के अराउंड ऑक्सीजन है, और फिर कुछ 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और बाकी अदर गैसेस होती है। लगभग 1% में ही सब कुछ आ जाता है। तो आप सोच रहे हो, देखो 1% में हीलियम भी है, नियॉन भी है, जिनॉन भी है, रेडॉन भी है, बहुत कम हो गई ना वो, ऐसा कहना चाह रहे हैं। फिर इन आवर एटमॉस्फेयर, फिर उसके बाद कह रहे हैं दे आर केप्ट इन अ सेपरेट ग्रुप कॉल्ड 0 ग्रुप सो दैट दे डू नॉट डिस्टर्ब द अरेंजमेंट, एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। जो किनकी पीरियोडिक टेबल थी? मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल, वो डिस्टर्ब ना हो, इसलिए इन सारी गैसेस को हमने उठा के एक ही कॉलम में रख दिया, बात ही खत्म कर दी। गॉट इट? फिर बढ़ते हैं चलो आगे। तो आगे है हमारे पास में, हाउ कुड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रिमूव वेरियस अनोमलीज ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो ये आगे की क्वेश्चन है हमारे पास, पेज नंबर 90 की क्वेश्चन यहां लिखा है। तो क्या कह रहे हैं हमारे पास में, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसने कैसे मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में जो कमियां थी उनको दूर कर दिया। तो बहुत सिंपल है, अपन पढ़ चुके हैं। देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये 3 पॉइंट्स में अपन इसको कंपेयर करके बता रहे हैं। पहला कह रहे हैं हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं हमने उनको उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। पहली बात तो ये है, जबकि
वहां पर एटॉमिक मास यूज किया था हमने। तो इससे क्या रिमूव होता है कि कुछ एक पेयर्स में क्या हो रहा था, आपको ध्यान होगा, कुछ एक पेयर्स में हमें देखने को मिल रहा था कि ज्यादा एटॉमिक मास वाला जो एलिमेंट है वो हमें पहले रखना पड़ रहा था और कम वाला बाद में रखना पड़ रहा था, जैसे कि निकल और कोबाल्ट में था ऐसा। तो वो अनोमली अपने आप खत्म हो गई, अपने आप दूर हो गई। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ लिख रखा है अपन ने, कोबाल्ट 27 पर है और निकल 28 पर है, इनको आगे पीछे हमें रखना पड़ रहा था। ये एक एग्जाम्पल मान लो आप, ये वाला जो पॉइंट है, लेकिन अलग से पॉइंट भी इसको अपन लिख सकते हैं। तो कोबाल्ट जो है उसको पहले रख रहे हैं और निकल को बाद में। और इसके बाद में हम कह रहे हैं यहां पर थर्ड पॉइंट में इंटरेस्टिंगली कह रहे हैं कि आइसोटोप्स की जो प्रॉब्लम थी वो भी अपने आप सॉल्व हो गई, क्योंकि आइसोटोप्स का जो है एटॉमिक नंबर तो सेम होता है सबका। तो क्योंकि अब हम आइसोटोप्स को एटॉमिक, सारे एलिमेंट्स को ही हम एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग सीक्वेंस में जमा रहे हैं, तो अगर किसी का भी एटॉमिक नंबर सेम है आइसोटोप्स का, तो वो तो सारे वैसे ही एक ही ग्रुप में आ जाएंगे, वो सॉरी एक ही ब्लॉक में आ जाएंगे। जैसे क्लोरीन 35 क्लोरीन 37 को अलग अलग जगह देने की जरूरत नहीं है, वो एक ही जगह आ जाएंगे, क्योंकि मास के हिसाब से तो अपन अरेंज ही नहीं कर रहे वैसे भी। ये है क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। फिर इसके बाद में आप देखोगे सेकेंड क्वेश्चन, नेम टू एलिमेंट्स यू वुड एक्सपेक्ट टू शो केमिकल रिएक्शंस सिमिलर टू मैग्नीशियम, व्हाट इज द बेसिस फॉर योर चॉइस। कह रहा है आप ऐसे दो हमें एलिमेंट्स का नाम बताओ जो केमिकल प्रॉपर्टीज किसके जैसी दिखाएंगे, मैग्नीशियम के जैसी। फिर आपसे पूछा है कि आपका जो चॉइस है ना उसका बेस क्या है। देखो बहुत सिंपल है, अब अपने को पता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में, तो अपन क्या करेंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मैग्नीशियम के कॉलम में जो भी एलिमेंट्स हैं उनमें से दो एलिमेंट्स का नाम बता दो, हो गया काम। हाँ, बेस क्या है हमारा, तो हमारा बेस उसको चूज करने का है वैलेंसी, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर सेम है ना, तो उसकी केमिकल जो नेचर है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो मैग्नीशियम के जैसी होंगे उन एलिमेंट्स की। तो देखो यहाँ पर कैल्शियम और बेरिलियम को हमने चूज कर लिया है यहाँ पर, और क्या कह रहे हैं हम लोग, ये सिमिलर है मैग्नीशियम के, क्यों, क्योंकि ये जो तीनों एलिमेंट्स हैं ये बिलोंग करते हैं सेम ग्रुप में। देखो यहाँ लिखा है अपन ने सेम ग्रुप में, और क्या है इनके पास में, एंड हैव टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर शेल। बहुत सिंपल सी बात है। देखो मैं आपको फिर कह रहा हूं, एक बार अगर आपको लॉजिक समझ में आ गया ना, एक नंबर नहीं कट सकता साइंस की बुक में। थोड़ा बहुत कहीं कहीं याद करना पड़ेगा, वो मैं आपको बता दूंगा कहां करना पड़ेगा, बाकी यू कैन इजीली स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन साइंस, दिस इज व्हाट आई कैन अश्योर यू। तो फिर देखो आगे, अब है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड अपन को यही करना है, इसका सॉल्यूशन नहीं है, आगे यही कर रहे हैं अपन। देखो, नेम 3 एलिमेंट्स दैट हैव अ सिंगल इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल्स। 3 एलिमेंट्स का नाम बताना है जिनके सबसे बाहर वाले शेल में, आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो पहले ग्रुप से आप कुछ भी बता दो, जैसे हाइड्रोजन हो गया, सोडियम हो गया, और फिर उसके बाद ये मान लीजिए लिथियम हो गया। जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, फिर पोटेशियम है हमारे पास में। इन सब में, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप में आ रहा है, तो इनके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, यही पूछा है हमसे। फिर कह रहा है हमें 2 एलिमेंट्स दैट हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। 2 ऐसे एलिमेंट्स के नाम बताओ जिनके आउटर मोस्ट शेल में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास में है। बहुत सिंपल है, बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए अपन एक तो हीलियम की बात कर सकते हैं अगर अपन चाहें तो, और उसके अलावा अगर अपन चाहें तो यहाँ पर बता सकते हैं जैसे सेकंड जो ग्रुप है हमारे पास में, क्योंकि उन सब की वैलेंसी 2 है, उनके पास में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बेरिलियम है, बोरोन है, बेरिलियम है हमारे पास में, और साथ ही साथ में फिर अगर और भी बताने हो तो हम मैग्नीशियम भी बता सकते हैं, और उस ग्रुप में सेकंड ग्रुप में जो भी आते हैं उनको हम बता सकते हैं। इनके आउटर मोस्ट में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर पूछा हमसे 3 एलिमेंट्स विद फिल्ड आउटर मोस्ट शेल्स। 3 ऐसे एलिमेंट्स के नाम बताइए जिनका आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है वो फुल भरा हुआ है। तो लास्ट वाला आप ले लो कॉलम, हीलियम ले सकते हो, नियॉन ले सकते हो, आर्गन ले सकते हो, और ऐसे क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन भी आप चाहो तो ले सकते हो। सिंपल सी बात है, सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और प्लीज इसमें मार्क्स मत कटने देना, थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल का आइडिया रखना। एक अपन वीडियो लेंगे जिसमें मैं आपको बेसिक तरह से पीरियोडिक टेबल को याद करना सिखा दूंगा, जितनी हमारे काम की ट्रिक्स बता दूंगा मैं उसके लिए आपको। चलो देखो अभी आगे।
फिर इसके बाद हम कह रहे हैं यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये सारे मेटल्स हैं जो कि पानी से रिएक्शन करते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं रिएक्शन करके। इज देयर एनी सिमिलैरिटी इन द एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स? ये जो भी एलिमेंट्स हैं हमारे पास में, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इनमें कोई सिमिलैरिटी है क्या? है, आपको भी पता है, बहुत अच्छे से पता है। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, इनका जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इनके पास में वो 1 है, तो ये सिमिलैरिटी हो गई। तो देखो आंसर क्या लिखा है, दे हैव 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल्स एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस दे आर वेरी अनस्टेबल, मतलब वो बहुत अनस्टेबल होते हैं, बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। सो दे रेडिली रिएक्ट विद वाटर टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एल्कलाई मेटल्स। ये आपको याद रखना है, इनको हम लोग एल्कलाई मेटल्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में इन बातों को अपन डिटेल में लेने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए बस आपको याद रखना है कि काफी रिएक्टिव होते हैं, जल्दी से बॉन्ड बना लेते हैं। सोडियम कभी अकेला नहीं रहता, अकेला मतलब आप उसको हवा में छोड़ दोगे तो हवा में आग लग जाती है, बिना कुछ हीट दिए या बिना कुछ किए आग लग जाती है। फिर उसका सेकंड क्वेश्चन कह रहे हैं, हीलियम जो है वो अनरिएक्टिव गैस है और जो नियॉन है वो भी एक्सट्रीमली लो रिएक्टिविटी की गैस है, मतलब लगभग ना के बराबर ही रिएक्शन करती हैं ये दोनों। ऑब्वियस ही बात है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट इनका भरा हुआ है। तो व्हाट इफ एनीथिंग डू देयर एटम्स हैव इन कॉमन, मतलब इनके एटम्स में क्या कॉमन है? सिंपल, इनका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो भरा हुआ है, ये नोबल गैसेस हैं पहली बात। इनका जो आउटर मोस्ट शेल है वो फुल है इलेक्ट्रॉन्स से और इसके कारण इनकी स्टेबिलिटी कैसी है? बहुत ज्यादा हाई है। और फिर कह रहे हैं दे रिएक्ट ओनली इन एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस, मतलब एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस का मतलब यहाँ पर यह है कि आप इनको सूरज पर ले जाओ, वहां पर इतनी ज्यादा गर्मी होगी, इतनी ज्यादा गर्मी होगी कि ये भी रिएक्ट करने को मजबूर हो जाती है बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर या किसी और तरह की कंडीशन में। फिर इसके बाद देखो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में विच आर द मेटल्स अमॉन्ग द फर्स्ट 10 एलिमेंट्स? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान दो आप। शुरू के 10 एलिमेंट्स का नाम लिखो और उसमें से अपने को बताना है कि कौन से मेटल है और कौन से नहीं है। तो देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। अब इनमें से कौन से मेटल्स हैं कौन से नहीं है बताना। तो जो भी मेटल्स हैं उन पर अपन गोला कर देंगे, बाकी पे नहीं करेंगे। तो पहली बात आप हमेशा याद रखना, हाइड्रोजन मेटल नहीं होता है। भले ही हाइड्रोजन हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इधर है और पहले ही नंबर पर है, लेकिन हाइड्रोजन इज नॉट अ मेटल, ध्यान रखना आप इस बात को। फिर उसके बाद हीलियम तो सबसे राइट में चला जाता है यहाँ पे, तो वो तो वैसे भी मेटल नहीं है। बात करें लिथियम की, तो लिथियम वापस से यहाँ आ जाता है फर्स्ट वाले ग्रुप में, तो लिथियम इज अ मेटल, लिथियम मेटल होता है, पहली बात। फिर लिथियम के बाद बेरिलियम भी यहीं पर होता है हमारे पास में, लिथियम के जस्ट बाद सेकंड वाले ग्रुप में, एंड इट इज ऑल्सो अ मेटल। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं बोरोन की, तो बोरोन हमारे पास में कहाँ आ जाता है? उस तरफ, इधर। तो बोरोन के लिए आपको जानकर के हैरानी होगी कि इट इज ऑल्सो नॉट अ मेटल, बोरोन मेटल नहीं होता है। फिर है हमारे पास में कार्बन, तो कार्बन भी वहीं पर है और कार्बन इज ऑल्सो नॉट अ मेटल। फिर तो बात करो, नाइट्रोजन भी मेटल नहीं है, ऑक्सीजन भी मेटल नहीं है, फ्लोरीन भी नहीं है, नियॉन भी नहीं है। सो देयर आर ओनली 2 मेटल्स इन द फर्स्ट 10 एलिमेंट्स ऑफ आवर पीरियोडिक टेबल। फिर बढ़ते हैं आगे ये था हमारा 5th क्वेश्चन, ये रहा हमारा 6th क्वेश्चन। ये कह रहा है हमें, बाय कंसिडरिंग देयर पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल which one of the following elements would you expect to have maximum metallic characteristics? कह रहे हैं ये एलिमेंट्स हैं आपके पास में, गैलियम है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है और सेल्यूरियम है हमारे पास में, और एक ये बेरिलियम है हमारे पास में। तो ये आप ले लो एलिमेंट्स, इनमें से सबसे ज्यादा मेटेलिक नेचर में कौन होगा? तो देखते हैं एक बार यहाँ पर, यहाँ देखो चलो, ये पीरियोडिक टेबल ले आया आपके लिए ब्यूटीफुल सी। तो ये रहा गैलियम, ये रहा जर्मेनियम, ये रहा आर्सेनिक, ये रहा सेल्यूरियम, और फिर उसके बाद था हमारे पास में बेरिलियम। तो बेरिलियम ये रहा हमारा, समझ गए आप? और बेरिलियम के अलावा तो और कुछ नहीं है, हाँ इतने ही है हमारे पास में। तो इनमें से सबसे ज्यादा मेटल वाली प्रॉपर्टी रखने वाला एलिमेंट कौन सा है? तो जो हमने सीखा था वो अब आपको और अच्छे से समझ में आएगा।
हम किसी भी ग्रुप में जब ऊपर से नीचे जाते हैं किसी भी कॉलम में, तो मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है। सिमिलरली व्हेन वी गो राइट साइड इन एनी period, in any specific period, when we move right from left, then the metallic property of element decreases or reduces. Why so? Because it is not able to lose electron easily because the reduction in its size, मतलब उसका साइज जो है एलिमेंट का जब हम यूं चलते हैं तो छोटा होता जाता है, और साइज छोटा होने के कारण क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी उसकी कम हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन देता नहीं आराम से। जो इलेक्ट्रॉन अच्छे से दे दे वो बहुत अच्छा मेटल, जो नहीं दे रहा, जो ले रहा है इलेक्ट्रॉन, वो नॉन मेटल। तो ये लेने वाले हैं। तो आप यहाँ देखोगे ना, ये हमारे पास में नॉन मेटल है, ये वाला कलर जो है, ये जो है, और ये जो है, दीज आर ऑल नॉन मेटल्स। और मेटलॉइड्स हैं हमारे पास में ये वाले। तो ऑब्वियसली बात है मेटेलिक प्रॉपर्टी तो कम ही है, बिकॉज दे आर मेटलॉइड्स, मेटल्स नहीं है। अच्छा, मेटल्स कौन से हैं वो देखें अगर अपन, तो हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर ये गैलियम इज अ मेटल, ये एक मेटल है, और बेरिलियम इज ऑल्सो मेटल। और अभी आपको जान करके थोड़ी और हैरानी होगी, हमने बोला था कि दिस इज नॉट अ मेटल, ये जो बोरोन है ये मेटल नहीं है। अभी पीछे वाले क्वेश्चंस में देखा था अपन ने, तो देखो ये एक मेटलॉइड जैसे नेचर रखता है, इट्स नॉट अ मेटल। तो मेटल कौन से हैं? इन सब में हमारे पास में एक है बेरिलियम और एक है गैलियम। अब हमें इन दोनों में डिसाइड करना है कि कौन ज्यादा बेहतर मेटल है। तो देखो हमने आंसर क्या लिखा है, Be और जो गैलियम है आर एक्सपेक्टेड टू बी मोस्ट मेटेलिक। जितने भी हमें एलिमेंट्स दिए हैं उन सब में सबसे ज्यादा मेटेलिक प्रॉपर्टीज किसकी हैं? बेरिलियम की और गैलियम की। फिर कह रहे हैं आउट ऑफ इन दोनों गैलियम इज बिगर इन साइज, जो गैलियम है वो साइज में बहुत बड़ा है और उसकी टेंडेंसी बहुत ज्यादा है इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की। किससे ज्यादा है? बेरिलियम से ज्यादा है, क्योंकि साइज बड़ा है तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देता है। एंड दिस इज अ रीजन जो गैलियम है हमारा वो एक ज्यादा अच्छा मेटल है इन सब में जितने भी एलिमेंट्स हमें लिख करके दिए गए हैं। सिंपल, इजी, पूरा ध्यान यहां रखना। और भी क्वेश्चंस करने हैं अपने को। तो अब हम फाइनली आ गए हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज में अराउंड हमारे पास में 10 क्वेश्चंस हैं, सो विल सी, विल डू इट क्वाइट फास्ट। ये ऑब्जेक्टिव है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ट्रेंड्स व्हेन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड्स ऑफ अ पीरियोडिक टेबल। कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है चारों में से, हमें वो बताना है। और वो भी कब? जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। तो पहला है दीज एलिमेंट्स बिकम लेस मेटेलिक इन नेचर, तो ये तो सही है, मेटेलिक प्रॉपर्टी कम हो जाती है जब हम राइट पे जाते हैं। तो द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है वो बढ़ता है। सही बात है, एक एक करके इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है जब हम राइट जाते हैं। तो द एटम्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स मोर इजीली, ये गलत दे रखा है। देखो राइट जाते हो तो इजीली लूज नहीं करते इलेक्ट्रॉन, नीचे जाते हो तो करते हैं, तो ये गलत है। द ऑक्साइड बिकम मोर एसिडिक, ये सही है। बाकी ये ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं, ये दरअसल मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर का स्टेटमेंट है। जब उस चैप्टर को हम पढ़ेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, एलिमेंट X forms a chloride with the formula XCl2। ये फॉर्मूला गलत लिख दिया गया है यहाँ पे, ये 2 नीचे आएगा, ठीक है, फॉर्मूला में ऊपर नहीं आएगा। Which is a solid with a high melting point, X would most likely be in the same group of the periodic table। तो एक कोई हमारे पास में X मेटल है मान लो, वो क्या बना रहा है? फॉर्मूला XCl2 बना रहा है। तो अभी कह रहे हैं कि X इनमें से किसके जैसा होगा? तो देखो वैलेंसी से ही हमें जज करना है। अगर हम बात करें Na की, तो NaCl से NaCl बनाता है, NaCl2 नहीं बनाता, तो वो नहीं होगा। AlCl3 बनता है, और Si का भी छोड़ते हैं, लेकिन यहां पर मैग्नीशियम जो है ना, उससे फॉर्मूला क्या बनता है? MgCl2। आई बात आपको समझ में? तो मैग्नीशियम और ये जो भी X हमें एलिमेंट कह रहे हैं वो एक ही हमारे पास में ग्रुप में है, तो इसलिए हमने आंसर कह दिया कि ये मैग्नीशियम के जैसा होगा X एलिमेंट जो है। क्यों? क्योंकि दोनों का फॉर्मूला सेम बनता है। फिर इसके बाद है हमारे पास में थर्ड क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। कौन से एलिमेंट्स हैं जिनमें 2 शेल है और दोनों जो है कंप्लीटली भरे हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स में से, है ना? विच एलिमेंट हैज, एक ही एलिमेंट हमें ऐसा बताना है। तो देखो ऐसा कौन सा है हमारे पास में
जिसमें 2 ही शेल्स हैं और दोनों के दोनों पूरी तरह से भरे हुए हैं, तो इसका आंसर है नियॉन। वैसे हम यहाँ लिख सकते हैं ए वाले क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास में नियॉन। क्यों? क्योंकि नियॉन आता है हमारे पास में 10 नंबर पर। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो 2,8 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन था। तो पहले ऑर्बिट में 2 से ज्यादा नहीं आ सकते, दूसरे में 8 से ज्यादा नहीं आ सकते, तो हो गया ना। सेकंड देखो, बी क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 282, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है? बहुत सिंपल है, सोचो, वीडियो पॉज करके सोच लिया करो। देखो ये होगा मैग्नीशियम। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम कितने नंबर पर आता है? 12 पर। और इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में फिर 2। तो 2 और 8 10 और 2 12 हो गया। 2 8 10 और 2 12। तो सिंपल भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का आपने सबको जोड़ दिया तो उतने ही, क्योंकि प्रोटॉन होते हैं किसी भी एलिमेंट में, उसके एटम में, तो वही उसका एटॉमिक नंबर हो जाता है। तो 12 नंबर पर कौन सा आता है, बस आपको तो यही सोचना था। और 12 नंबर पर मैग्नीशियम आता है। और एग्जाम में मान लो आपको ये ऐसे नहीं लिख के देगा, मान लो आपको लिख के दे देगा 2 8, 4, अब इन सबको ऐड कर दो, सिंपल 2 8, 3 लिख के दे देगा। सी, अ टोटल ऑफ 3 शेल्स विद 4 इलेक्ट्रॉन इट्स वैलेंस शेल। कितने हैं टोटल शेल? कितने हैं? 3 हैं। तो पहले 2 तो भरे हुए हैं, फिर जो तीसरा वाला शेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो पहले 2 भरे हुए हैं, मतलब 2, 8। तीसरे वाले में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। कितना हो गया? 2 और 8 10 और 4 14। 14 पर कौन आता है? तो याद होना चाहिए, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। कौन आता है? सिलिकॉन। तो दिस इज Si सिलिकॉन। वेरी सिंपल। सिलिकॉन वैली बोलते हैं ना फेसबुक के हेडक्वार्टर से, जहां पर बहुत चलाते हो तुम लोग फेसबुक, सब पता है मुझे। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं? अ टोटल ऑफ 2 शेल्स विद 3 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। अब ऐसा एलिमेंट जिसमें टोटल कितने शेल हैं? 2, और उसके जो है 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में। तो देखो बहुत सिंपल है, डी वाला यहां कर देते हैं। टोटल 2 शेल्स हैं, तो पहले में 2, दूसरे में 3 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 और 3 कितना हो जाता है? 5 हो जाता है। अब हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, 5 नंबर पे कौन आ रहा है? बोरॉन। तो आंसर इज बी, बोरॉन। बहुत सिंपल हैं ये वाले क्वेश्चंस, एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2 2 3 3 नंबर फ्री के मिलते हैं, फ्री के। ट्वाइस एज मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स सेकंड शेल एज इन इट्स फर्स्ट शेल। पहले शेल से दुगने इलेक्ट्रॉन्स हैं सेकंड शेल में। देखो ई पहले शेल में 2 ही होते हैं, इससे ज्यादा हो नहीं सकते। कह रहे सेकंड शेल जो है ना इससे डबल है, तो 2 का डबल कितना होता है? 2 2 जा 4, तो ये कितना हो गया? 4। तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए टोटल? 6। 6 नंबर पे कौन आता है? कार्बन। बहुत सिंपल है, मजा आ रहा होगा क्वेश्चंस करने में। वैसे क्वेश्चंस करने से आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, जो पढ़ा है हमने वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन 4 में हम कह रहे हैं व्हाट प्रॉपर्टी डू ऑल एलिमेंट्स इन द सेम कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल एज बोरोन हैव इन कॉमन। कि जो सारे एलिमेंट्स हैं उनमें क्या सेम बात है सेम कॉलम में होने पर? किसके सेम कॉलम में? बोरोन। मतलब कह रहा है बोरोन के कॉलम में जो बाकी एलिमेंट्स है ना, तो उनमें क्या सिमिलरिटीज हैं? तो देखो आंसर क्या है, सिंपल सी बात है कि भैया ऑल द एलिमेंट्स जो भी सेम कॉलम में हैं बोरोन के साथ में, वो ग्रुप 13 में आते हैं। पहली खास बात तो ये है क्योंकि बोरोन खुद कौन से ग्रुप में आ रहा है? 13th ग्रुप में आता है। फिर आगे क्या कह रहे हैं? और इसी कारण से उनके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स है, या मतलब उसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि बोरोन में भी इतने ही होते हैं तो उनमें भी इतने ही होते हैं, एक्सेप्ट बोरोन। बोरोन को छोड़ करके, एक ही बात इंटरेस्टिंग है, बोरोन को छोड़ करके बाकी सारे मेटल्स हैं। बोरोन खुद नॉन मेटल है, लेकिन बाकी जो सारे के सारे हैं वो कैसे हैं? दे आर मेटल्स। अच्छा, इसके लिए मैंने दिखाया है कि आपको मैं पीछे दिखाता हूं। देखो यहाँ पे देखो, इसको छोड़ करके इस कॉलम में बाकी सारे आप देख रहे हो ना, दे आर मेटल। ये मेटल है, ये मेटल है, ये मेटल है, ये मेटल है। और एक और बात, ये 11 इसका कॉलम का नंबर नहीं है, कॉलम का नंबर 13 है, 11 इसका मास है बोरोन का। तो बोरोन इज अ नॉन मेटल, बाकी सारे हमारे पास में मेटल्स हैं। तो यहाँ पर आप देखो, ये हमने लिखा है, यही चीज हमने लिखी है यहाँ पर, बहुत सिंपल है। What property do all elements in the same column of a periodic table as fluorine have in common? Same question हमें दे रखा है। क्या क्या बताओगे?
कि भाई वो इस ग्रुप में आते हैं फ्लोरीन का देख करके जो भी है। फिर उसके बाद आप बोलोगे कि उन सब में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, बस इतना सा आपको बताना है। और ये एक DIY है, डू इट योरसेल्फ, अपने आप से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखोगे एन एटम हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। एक एटम है, उसके पास ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट? ये आप अपने आप से कर सकते हो, अभी भी कर ही रहे थे अपन, ये आपको खुद से करना है। फिर उसके बाद टू विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड इट बी केमिकली सिमिलर? इनमें से ये जो एलिमेंट है ये किनके जैसा होगा? तो ये आप कैसे बताओगे? सेम कॉलम, देखो हमें क्या दिमाग लगाना है कि वो सेम कॉलम में आता हो। यहाँ आप ये देखो कि वैलेंसी उनकी सेम होनी चाहिए। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने हैं इलेक्ट्रॉन? 7 है, मतलब वैलेंसी कितनी है? 1, एक इलेक्ट्रॉन लेने की। नाइट्रोजन को देखोगे तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,5 ना। फ्लोरीन को देखोगे 2,7, काम हो गया। इसको भी देख लो चलो एक बार के लिए, फास्फोरस को 2,8,5 ना, अपने काम का नहीं है, ये 5 है, काट देते हैं इसको 5। आर्गन देख लो चलो 2,8,8, ये भी काम का नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है किसके जैसा है ये? फ्लोरीन के जैसी प्रॉपर्टीज हैं इस एलिमेंट की। सिंपल, वेरी सिंपल। सिक्स्थ, पोजीशन ऑफ 3 एलिमेंट्स A, B and C in the periodic table are shown below। मान लो ये पीरियोडिक टेबल में से ग्रुप 16 बना दिया है, यहाँ पे ग्रुप 17 बना दिया है, और उनमें से कुछ एक एलिमेंट्स के मन से नाम दे दिए हैं A, B और C, और हमसे 3-4 क्वेश्चन पूछे। स्टेट वेदर A इज मेटल और नॉन मेटल। A मेटल है कि नॉन मेटल है, पहली चीज। बहुत सिंपल है, पीरियोडिक टेबल में जो इधर वाले एलिमेंट्स हैं वो क्या है? नॉन मेटल्स हैं। तो ग्रुप 17 तो सेकंड लास्ट ग्रुप है, तो दिस इज अ नॉन मेटल, पहली बात। फिर क्या कह रहा है हमें? स्टेट वेदर C इज मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव देन A। अब कह रहा है A ज्यादा रिएक्टिव है या C ज्यादा रिएक्टिव है, ये बताओ। तो इसका आंसर होगा कि A इज मोर रिएक्टिव। सेकंड वाले क्वेश्चन का हमारे पास में आंसर होगा A इज मोर रिएक्टिव देन C। अच्छा, क्यों ऐसा? देखना कैसा। ये एक नॉन मेटल है, ये भी एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल की क्या खासियत होती है? वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है दूसरे से, याद है आपको? तो जितना छोटा होगा नॉन मेटल उतना ही प्रोटॉन उसके ज्यादा जोर से खींच लेंगे बाहर से किसी और इलेक्ट्रॉन को, सही बात है? तो जितना छोटा होगा उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा, उतना ही ज्यादा इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा नेचर में। तो ये जो A वाला एलिमेंट है हमारे पास में जो भी है, ये क्या करेगा? जल्दी से अच्छे से इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ेगा, बजाय कि C के। C इतना अच्छे से नहीं पकड़ पाएगा क्योंकि थोड़ा बड़ा है, और बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन्स फिर दूर होंगे, फिर दूर वाले को तो पकड़ने में थोड़ा इसको मुश्किल होगी। तो कौन ज्यादा बेहतर है? A ज्यादा अच्छा है रिएक्टिविटी में, तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को जल्दी ले लेगा। विल C भी लार्जर और स्मॉलर इन साइज देन B? C बड़ा है कि B बड़ा है? तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, यूं जाते हैं तो साइज छोटा होता जाता है, तो C छोटा है, तो यहां हम क्या बोलेंगे? B जो है हमारा वो बड़ा है C से साइज में। यही पूछा है हमसे, C बड़ा होगा या छोटा होगा बताओ? तो हमने कह दिया कि B बड़ा होगा, C छोटा होगा। ये वो है मैथमेटिक्स वाला सिंबल, ठीक है ना, ग्रेटर देन वाला। फिर क्या है हमारे पास में? विच टाइप ऑफ आयन, कैटायन और एनायन विल बी फॉर्म्ड बाय एलिमेंट A? जो एलिमेंट A है ये वाला, ये क्या फॉर्म करेगा? कैटायन फॉर्म करेगा या एनायन फॉर्म करेगा, ये बताना है हमें। अच्छा, ये कैटायन एनायन क्या है वो सुन लो। जो हमारे पास में मतलब पूरा वैसे तो बेसिक है, लेकिन मैं आपको इन शॉर्ट बताता हूं अभी। तो हमारे पास में ये जो एनायन है ये दरअसल माइनस वाला होता है, नेगेटिव चार्ज वाला, और जो कैटायन है हमारे पास में वो कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज वाला। कहने का क्या मतलब है? ये जो एलिमेंट है ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, और इन पर चार्ज कैसा आता है? माइनस चार्ज आता है। तो माइनस वाला क्या है हमारे पास में? एनायन। तो ये क्या फॉर्म करेगा? एलिमेंट A एक एनायन फॉर्म करेगा। इसके बारे में डिटेल्स अपन और भी बाद में समझेंगे अगले चैप्टर्स में। सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि ये समझ नहीं आता कि अरे क्या पूछ रहा है ये। लॉजिक लगाना है आपको। यहाँ रटने वाली जो वो है ना अपनी
टेंडेंसी वो काम नहीं आएगी। यू हैव टू अप्लाई ब्रेन, खाली खाली नहीं करना है इस माले को। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, 7th क्वेश्चन, आंसर भी लिख ही दिया अपन ने। नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 7 है, फॉस्फोरस जिसका एटॉमिक नंबर 15 है, वो ग्रुप 15 में आते हैं दोनों पीरियोडिक टेबल में। और राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ दीज टू एलिमेंट्स, ये तो अपन आप खुद से भी कर सकते हो। तो ये फर्स्ट पार्ट जो है इसका वो मान लीजिए आप DIY है, आपको अपने आप से करना है, बहुत सिंपल है। फिर कह रहे हैं राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, हो गया। विच ऑफ दीज विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड व्हाई, ये आ गया। देखो क्वेश्चन, इनमें से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, कौन सा ग्रुप है। ये हमारे पास बोला है कि ये दोनों जो है हमारे पास में 15th ग्रुप में आते हैं। और क्या है सीक्वेंस हमारे पास में, नाइट्रोजन है और फॉस्फोरस है। तो नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, इस तरह से आते हैं। तो अब ऑब्वियस है कि ये क्योंकि ज्यादा छोटा होगा तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से अपनी तरफ खींच लेगा। तो देखो आंसर में ये लिखा है, ऑन मूविंग अ डाउन अ ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल द नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, सही बात है। ड्यू टू दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है बाहर वाले वो न्यूक्लियस से दूर चले जाते हैं। दिस कॉजेज द डिक्रीज इन द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, अभी वो दूर चले गए इलेक्ट्रॉन्स और नए वालों को खींचने की टेंडेंसी कम हो गई है। और ऐसा होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है हमारे पास में वो कम हो जाती है। ऊपर से जब हम नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है। डज, इसीलिए नाइट्रोजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किससे, फॉस्फोरस से। सिंपल है, एकदम बच्चों की तरह समझना है, कोई टेंशन कोई लोड हमें यहाँ पर नहीं लेना है। ये क्वेश्चन छोटा कैसे हो गया, मैंने तो बड़ा डाला था यहाँ पे। अच्छा यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, दो जगह आ गया, कोई बात नहीं। हाउ डज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एन एटम रिलेट टू इट्स पोजिशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या कह रहे हैं हम लोग यहाँ पर, जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है किसी एटम की, वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उसकी पोजीशन से कैसे रिलेट करती है। तो आंसर देखो हमारे पास में क्या है, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ना वो डिसाइड करता है कि एक एटम कहां पर होगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। क्योंकि अगर उसके पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो पहले ग्रुप में है, 2 है तो दूसरे ग्रुप में है, 3 है तो फिर आगे है, 4 है तो फिर आगे है, 5 है तो ऐसे ऐसे करके आगे है वो। और जबकि इसका जो भी एटम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमें कैसे पता चलता है, तो वो हमें उसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उससे हम पता लगाते हैं कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, मतलब कहने का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उसमें कितने हैं। सिंपल सी बात है, क्योंकि जमाया ही इस तरह से है अपन ने नई पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को। ठीक है, कहीं कहीं हो सकता है आपको लगे कि हम थोड़ा सा जल्दी जा रहे हैं, लेकिन आप वीडियो रोक सकते हैं, पीछे कर सकते हैं, वापस से इसको वापस से सुन सकते हैं। ये जो आंसर्स मैं लिख रहा हूँ उनको एक बार पढ़ें, क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ें और क्लासेस को अच्छे से अटेंड करेंगे तो आपको ईजिली सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन 9 हमें कह रहा है, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैल्शियम इज सराउंडेड बाय एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर्स 12, 19, 21 एंड 38। मतलब कैल्शियम के चारों तरफ ये वाले एलिमेंट्स हैं। मतलब कैल्शियम है मान लो एक, तो कैल्शियम कितने नंबर पर आता है, 20 पर आता है, तो 19 वाला नंबर वाला यहाँ होगा, 19, 20, 21 वाला यहाँ होगा। फिर बचे कितने हमारे पास में, 19, 20, 12 है और 38 है। ऑब्वियस सी बात है 12 वाला हमारे पास में यहाँ होगा, 38 वाला हमारे पास में यहाँ होगा। तो ये कह रहा है विच ऑफ दीज हैव फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज रिजेंबलिंग कैल्शियम। तो इनमें से कौन सा सिमिलर प्रॉपर्टीज रखता है। देखो बहुत सिंपल है, कैल्शियम ये एक ही ग्रुप में हो गए सारे के सारे, तो ये तीनों की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होगी, सेम होगी। वैलेंसी सेम है, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, बस सिंपल है। देखो लॉजिक है और कुछ भी नहीं है, सेम चीज को हम बार बार किए जा रहे हैं। 10th क्वेश्चन यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो देखो 10th क्वेश्चन क्या है, वाओ स्लाइड खत्म, लास्ट क्वेश्चन। हमें कंपेयर करके बताना है और डिफरेंसेस दिखाने हैं अरेंजमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स जो मैंडलीव की पीरियोडिक टेबल है उसमें और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें। तो ये वाला क्वेश्चन भी DIY है, आपको खुद से करना है, मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। आप एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो मान लो आप लिखोगे ओके आंसर ऐसे करके, आप यहाँ पर एक टेबल बनाओगे,
इधर आप लिखोगे मेंडलीव्स, पूरा लिखना है, पीरियोडिक टेबल, और यहां पर आप लिख लोगे मान लो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और बीच में लाइन खींच के डिवाइड कर दोगे, और इधर आप प्रॉपर्टीज लिखना शुरू करोगे। तो पहले मान लो आप लिख दोगे कि जैसे मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में हमारे पास में कॉलम्स और रोज कितने हैं, रोज है हमारे पास में 7, कॉलम्स है हमारे पास में 8, यहाँ आप लिख कर बता दोगे। यहाँ पर भी आप सेम करोगे काम कि इसमें जो रोज है हमारे पास में वो पीरियड जो है 7 है, जो कॉलम्स है वो 18 है, लिख दोगे तो एक डिफरेंस होगी। फिर आप क्या लिखोगे सेकंड में, आप और लिख सकते हो कि द बेसिस of this periodic table, creating of this periodic table is considered to be increasing atomic mass. यहाँ ऐसा लिख सकते हो, here in this periodic table the elements are arranged in their increasing atomic mass. यहाँ आप क्या लिखोगे, here elements are arranged in their increasing atomic number. सिंपल हो गया ना, कंट्रास्ट डिफरेंस। अच्छा फिर और क्या लिखोगे, फिर यहाँ पर आप जो है लिख सकते हो कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का लॉ क्या था, यहाँ जिसको बोलते हैं ना मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, तो यहाँ पर आप मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ लिख दो, यहाँ पर आप मॉडर्न पीरियोडिक लॉ लिख दोगे। क्लियर हुई आपको ये वाली बात? बस अलग अलग चीजें क्या हैं दोनों की पीरियोडिक टेबल में, वो हमें यहाँ पर जमानी है। अच्छा और भी क्या लिख सकते हो, इसमें एक छोटा डिफरेंस ये भी आप लिख सकते हो, आपने नोटिस किया होगा मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में जो रोज है हमारे पास में, उनको सब रोज में डिवाइड किया हुआ है, फर्स्ट सीरीज सेकंड सीरीज, ऐसा देखा है आपने, आप पीछे जाके देख लेना अपनी बुक में जो दे रखी है। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड है ना, उनको अंदर भी 2 में डिवाइड कर रखा है, फर्स्ट सीरीज और सेकंड सीरीज में, जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ऐसा कुछ भी नहीं कर रखा है। मॉडर्न में एक है तो रो, फिर वो एक ही रो है, बात खत्म। तो ये 4 भी अगर आप डिफरेंस लिख देंगे तो इट इज मोर देन इनफ, इट्स क्वाइट सफिशिएंट। तो प्यारे साथियों, थैंक यू सो मच इतना शांति से अपनी क्लास अटेंड करने के लिए, बने रहने के लिए अंत तक और पूरा लेक्चर देखने तक। और अब भी अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, तो वो आप हम तक पहुंचा सकते हो, और जो है स्कूल में भी आप उनको कंसल्ट कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ में डिस्कस कर सकते हो। तो पढ़िए, सेफ रहिए इस कोविड टाइम पीरियड में, और अपन मिलते हैं अब जल्दी से एक नए नेक्स्ट चैप्टर में। चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।